हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 130 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो आज की इस वीडियो में हम 131 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार में निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। जो सोशल प्रोसेस होती हैं, तो उनमें से इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक पैटर्न होता है जो सामाजिक प्रक्रियाओं का आधार होता है। तो क्रिया, अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। हमारा आंसर है अंतःक्रिया, यानी इंटरेक्शन जो है ये सामाजिक प्रक्रियाओं का आधार है। समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे से संपर्क में आता रहता है। जब समाज में व्यक्ति रहता है तो उसकी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है तथा समाज के नियम के अनुसार उनसे व्यवहार करता है। जो समाज में नियम बने होते हैं उन्हीं के अनुसार उनसे अपना बिहेवियर करता है, जिसे अंतःक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःक्रिया। तो समाज का आधार जो है यही अंतःक्रिया है। जो समाज का आधार है या सामाजिक प्रक्रिया का आधार है तो यही अंतःक्रिया है। और अंतःक्रिया का संबंध हमेशा मधुर नहीं बल्कि ईर्ष्या घृणा भी हो सकता है। जब व्यक्ति किसी से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके संबंध हमेशा मीठे ही रहें, अच्छे ही रहें, बल्कि उनमें ईर्ष्या घृणा द्वेष कलह ये भी सब हो सकते हैं। तो जैसे दो व्यक्तियों या दो देश में संघर्ष या यह सब सामाजिक अंतःक्रिया ही है। जैसे दो व्यक्तियों में कोई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ या दो देशों के बीच संघर्ष हुआ, तो ये सब क्या है? ये सामाजिक अंतःक्रिया ही है। और अंतःक्रिया का निरंतर होना ही सामाजिक प्रक्रिया है। जब ये इंटरेक्शन व्यक्ति में या समाज में या एक दूसरे देश में होता रहता है तो यही जो है यही सोशल प्रोसेस है, यही अंतःक्रिया जो है यही सामाजिक प्रक्रिया है। तो एक टर्नर महोदय थे, उन्होंने एक उदाहरण से इसको समझाया कि मेरे लिए सामाजिक अंतःक्रिया ही समाजशास्त्रीय विश्लेषण की बुनियादी क्रिया है। ये क्या कहते हैं टर्नर महोदय कि मेरे लिए सामाजिक अंतःक्रिया ही समाजशास्त्रीय विश्लेषण की बुनियादी क्रिया है, ये टर्नर कहते हैं। और एक किम्बाल यंग महोदय हैं, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया 3 प्रकार के बताते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो ये बताते हैं किम्बाल यंग कि व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया, एक व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया होती है, तो उसको बताया किम्बाल यंग ने। और बताते हैं कि व्यक्ति का समूह के बीच अंतःक्रिया। और तीसरा बताते हैं कि समूह का समूह से संपर्क। तो ये 3 अंतःक्रिया के 3 प्रकार ये किम्बाल यंग महोदय बताते हैं। और वैसे तो अंतःक्रिया के 4 तत्व बताए गए हैं। अंतःक्रिया के 4 तत्व बताए गए हैं। पहला जो है उत्तेजक, जिसे स्टिमुलस कहते हैं। और दूसरा संचार यानी कि कम्युनिकेशन। तीसरा प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पांस। और चौथा सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल कांटेक्ट। तो ये जो 4 तत्व हैं ये अंतःक्रिया के 4 तत्व हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतःक्रिया के 4 तत्व कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है। तो उत्तेजक स्टिमुलस, संचार कम्युनिकेशन, प्रतिक्रिया रिस्पांस और सामाजिक संपर्क सोशल कांटेक्ट। तो ये 4 जो हैं अंतःक्रिया के तत्व हैं। अभी इसी पे क्वेश्चन बना था इसमें बीपीएससी जो 2023 का पीजीटी का बिहार पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसी सामाजिक उससे क्वेश्चन बना था। तो अभी क्वेश्चन मैं बताती हूँ कौन सा था। तो एक गिलिन महोदय हैं, वो कहते हैं, एक परिभाषा देते हैं कि सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। तो ये गिलिन महोदय का वो था स्टेटमेंट था कि सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। तो इसी संपर्क से जो है क्वेश्चन बना था बिहार पीजीटी में
कि दो प्रकार के संपर्क की बात कौन करते हैं? दो प्रकार के संपर्क की बात कौन करते हैं? सकारात्मक संपर्क और नकारात्मक संपर्क। तो ये क्वेश्चन बना था 2023 का, भी हाल में बिहार का पीजीटी का एग्जाम हुआ था कि सकारात्मक संपर्क और नकारात्मक संपर्क की बात कौन करते हैं? तो यही गिलिन महोदय दो प्रकार के संपर्क की बात करते हैं। पहला सकारात्मक बताते हैं और दूसरा नकारात्मक संपर्क बताते हैं। और ये गिलिन जो हैं ये संपर्क की प्रकृति के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटते हैं। संपर्क की प्रकृति के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटते हैं। तो ये प्राथमिक संपर्क यानी प्राइमरी कांटेक्ट और दूसरा बताते हैं द्वितीयक संपर्क यानी कि सेकेंडरी कांटेक्ट। तो ये भी गिलिन महोदय का है। बाई चांस अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक संपर्क और द्वितीयक संपर्क की बात कौन करते हैं, तो ये भी गिलिन महोदय करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव यानी कि मार्जिनल मैन उभरता है? मार्जिनल मैन। तो व्यवस्थापन, आत्मसात्मीकरण, संघर्ष या अनुकूलन। तो हमारा आंसर होगा आत्मसात्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन जो है इससे सीमांत मानव उभरता है। तो सीमांत मानव क्या है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वैसे अगर आप लोगों को क्लास बोरिंग लगे या मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मतलब थोड़ा शॉर्ट में ही मैं बताऊँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक टॉपिक ही ख़त्म हो जाए पूरा, फिर आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस 2-4 बार आप सुन ही लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरी यही प्रायोरिटी रहती है कि मतलब एक ही क्वेश्चन के माध्यम से एक टॉपिक ख़त्म ही हो जाए। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं आप लोगों को बोरिंग ना लगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट में ही करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है। क्वेश्चन तो 10 ही हो पाते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो प्लीज़ अपने सुझाव दीजिएगा ज़रूर। तो किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? तो आत्मसात्मीकरण। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्वेश्चन बना भी है कि इस शब्द का सर्वप्रथम यानी कि आत्मसात्मीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एक रॉबर्ट पार्क महोदय थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट पार्क महोदय इन्होंने किया था, इनके द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने बताया कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया 4 चरणों से गुजरती है। पार्क ने बताया कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया जो है वो 4 चरणों से गुजरती है। तो ये 4 चरण कौन कौन से हैं? तो ये पहला बताते हैं संपर्क, पहला संपर्क बताते हैं यानी कि कांटेक्ट बताते हैं। दूसरा बताते हैं प्रतियोगिता, जिसे कंपटीशन कहते हैं। दूसरा चरण बताते हैं प्रतियोगिता। और तीसरा बताते हैं समायोजन, एकोमोडेशन बताते हैं। तीसरा समायोजन या एकोमोडेशन ये बताते हैं। और चौथा चरण ये बताते हैं आत्मसात यानी एसिमुलेशन, ये इनका ये चौथा चरण है। तो ये 4 चरण की बात ये रॉबर्ट पार्क करते हैं। तो समाजशास्त्रियों का कहना है कि 2 भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समूह के लोग, समाजशास्त्री क्या बताते हैं आत्मसात्मीकरण के बारे में, कि जब 2 भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समूह के लोग नई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करते हैं, जब 2 भिन्न संस्कृति के लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करते हैं, तो उसी को हम आत्मसात्मीकरण कहते हैं। इसलिए जो है आत्मसात का प्रयोग पर संस्कृति ग्रहण का पर्यायवाची माना जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि आत्मसात्करण किसका पर्यायवाची माना जाता है, तो ये पर संस्कृति ग्रहण, कल्चरेशन का जो है ये पर्यायवाची आत्मसात्करण माना जाता है।
और ये आत्मसातकरण होता कैसे है कि संघर्ष में एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन है। जब संघर्ष, जैसे दो समूहों में, दो व्यक्तियों में जब संघर्ष होता है समाज में, और संघर्ष ये क्या है, ये सोशल प्रोसेस है। तो जब समाज में या दो व्यक्तियों या दो समूहों में संघर्ष होता है, तो जब संघर्ष में एकीकरण करने की कोशिश की जाती है कि चलो अब संघर्ष कितने दिन तक चलेगा, हम लोग समझौता कर लेते हैं, एकीकरण कर लेते हैं। तो जब एकीकरण करते हैं, एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण जो है वो व्यवस्थापन है, प्रथम चरण एकोमोडेशन है, और अंतिम चरण आत्मसात्मीकरण या सिमुलेशन को माना जाता है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन है, एकोमोडेशन है, और अंतिम चरण ये आत्मसात्करण माना जाता है, ये अंतिम चरण है। तो अब हम देख लेते हैं सीमांत मानव, यानी कि मार्जिनल मैन किसे कहते हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो सीमांत मानव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये मार्जिनल मैन की अवधारणा सर्वप्रथम, इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कहीं कहीं बुकों में स्टोनक्विस्ट महोदय के द्वारा दिया गया है कि सर्वप्रथम इन्होंने दिया था, लेकिन जब मैंने सर्च किया गूगल से तब और रॉबर्ट पार्क में काफ़ी कन्फ्यूजन था। कुछ लोग पार्क को बताते थे, कुछ लोग स्टोनक्विस्ट को बताते थे, लेकिन मार्जिनल मैन की अवधारणा सर्वप्रथम जो है ये रॉबर्ट एजरा पार्क ने 1864 में दिया। इसका कॉन्सेप्ट जो है रॉबर्ट एजरा पार्क ने 1864 में दिया था, और स्टोनक्विस्ट उनके शिष्य थे। ये एवरेस्ट स्टोनक्विस्ट जो थे, उन्होंने स्टोनक्विस्ट जो थे ये इन्होंने बाद में दिया 1901 और 1979 के बीच में इन्होंने दिया था स्टोनक्विस्ट ने। तो पार्क जो थे, पार्क ने अपनी पुस्तक, पार्क की एक पुस्तक थी, पार्क ने अपनी पुस्तक ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन, ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन में रॉबर्ट पार्क ने प्रस्तुत किया था सीमांत मानव की अवधारणा को। पार्क की पुस्तक थी ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन में प्रस्तुत किया था। बाद में पार्क के छात्र, रॉबर्ट एजरा पार्क के ये छात्र थे एवरेट वर्नर स्टोनक्विस्ट, तो इन्होंने द मार्जिनल मैन में विस्तृत रूप से दिया। सर्वप्रथम पूछा जाए तो ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन में रॉबर्ट पार्क ने दिया था, और बाद में उनके शिष्य एवरेस्ट वर्नर स्टोनक्विस्ट ने द मार्जिनल मैन में विस्तृत रूप से सीमांत मानव की अवधारणा को दिया था। और पार्क एक स्टेटमेंट देते हैं, तो ये स्टेटमेंट हम जान लेते हैं क्योंकि स्टोनक्विस्ट भी हैं और पार्क भी, दोनों लोग दिए हैं, तो बाय द वे ये स्टेटमेंट आ जाता है तो वहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रॉबर्ट पार्क ने क्या कहा कि वह व्यक्ति था जिसे भाग्य ने दो समाजों में रहने की निंदा की थी। वह व्यक्ति था जिसे भाग्य ने दो समाजों में रहने की निंदा की थी। तो ये स्टेटमेंट रॉबर्ट पार्क देते हैं। व्यक्ति, तो सीमांत मानव को हम और डिटेल में समझ लेते हैं कि व्यक्ति दो अलग अलग लोगों के सांस्कृतिक जीवन और परंपराओं में घनिष्ठ रूप में रहता है। जो व्यक्ति होता है तो दो अलग अलग लोगों के सांस्कृतिक जीवन और परंपराओं में घनिष्ठ रूप से रहता है और साझा करता है, पर अपने अतीत और परंपराओं को तोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। तो नस्लीय पूर्वाग्रह के कारण नए समाज में उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता, अतः वह दो संस्कृतियों और दो समाजों के हाशिए पर खड़ा रहता है। वह क्या रहता है कि दो समाजों या दो सांस्कृतिक उस पे खड़ा रहता है, बॉर्डर लाइन पे, तो उसी को ही सीमांत मानव कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग ही देखो, अगर हम लोग विदेश में चले जाते हैं तो वहाँ तो कुछ संस्कृति वहाँ की ग्रहण करते हैं, लेकिन अपने यहाँ का भी पूरी तरीके से तो हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो जब हम यहाँ का पूरा छोड़ नहीं पाते हैं तो ना हम यहीं के रह जाते हैं, यहीं की पूरी संस्कृति के अकॉर्डिंग रह पाते हैं, और ना विदेशी समाज में ही हमको पूरी तरीके से स्वीकार किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति आता है तो उसी को सीमांत मानव या मार्जिनल मैन कहा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सोरोकिन के द्वारा किन 3 संस्कृति की श्रेणियों को बताया गया है। जो पीटर सोरोकिन है वो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दिए हैं, तो उसमें चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी है, तो उसमें से इन्होंने 3 संस्कृति को बताया है। उनमें से कौन कौन सा है? आदिम, परंपरागत एवं आधुनिक, आदर्शात्मक सेंसेट एवं आदर्शवादी, आदर्शात्मक आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक, आदिम तकनीकी एवं नगरीय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आदर्शात्मक सेंसेट एवं आदर्शवादी। तो इन तीनों संस्कृतियों के बारे में हम जान लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में रूसी अमेरिकी समाजशास्त्री, इनको पीटर सोरोकिन को रूसी और अमेरिकी समाजशास्त्री कहा जाता है। तो रूसी अमेरिकी समाजशास्त्री पीटर सोरोकिन की महत्वपूर्ण देन है, जिसकी चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में की थी। किसमें की थी? किस पुस्तक में? क्वेश्चन पूछ ले कि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया, तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में दिया। और इन्होंने अनुभवाश्रित आंकड़ों यानी इम्पेरिकल डाटा के सहारे चक्रीय सिद्धांत को स्थापित किया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा किसी एग्जाम में पूछ लिया था। हाँ, अभी MP सेट का या यूके सेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछ लिया था कि वार्नर ने अपने यांकीसिटी के अध्ययन में कौन सा परिप्रेक्ष्य अपनाया था? क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य या अनुभवाश्रित परिप्रेक्ष्य, ऐसे पूछ लिया था। तो इसलिए हमने इनका भी बताया कि इन्होंने ये जब अपना चक्रीय सिद्धांत दिया तो उसमें इन्होंने अनुभवाश्रित आंकड़ों के आधार पर यानी इम्पेरिकल डाटा के सहारे चक्रीय सिद्धांत को स्थापित किया। और उन्होंने समाज की संस्कृति को 3 भागों में बांटा। समाज की संस्कृति को उन्होंने 3 भागों में बांटा। एक आदर्शात्मक, जिसको इंग्लिश में आइडियशनल कल्चर कहते हैं, और दूसरा इंद्रिय परक संस्कृति, जिसको सेंसेट कल्चर कहते हैं, और तीसरा आदर्शवादी संस्कृति यानी आइडियलिस्टिक कल्चर कहते हैं। तो इसको हिंदी में ना देख के हमको ये तीनों इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में अलग अलग कई नाम आ जाते हैं, तो कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में यहाँ देख लेंगे, आइडियशनल, सेंसेड एंड आइडियलिस्टिक, आदर्शात्मक, सेंसेड एवं आदर्शवादी। तो इसको अलग अलग हम देख लेते हैं कि क्या कौन सा है संस्कृति। तो आदर्शात्मक संस्कृति जो आइडियशनल कल्चर है, इसका संबंध आत्मा यानी साउल या मस्तिष्क यानी माइंड, इन दोनों से आध्यात्मिक विचार या भावना स्पिरिट से बताया गया। इसका संबंध क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी संस्कृति का संबंध साउल, माइंड या स्पिरिट से है, या हिंदी में पूछ ले कि किस संस्कृति का संबंध आत्मा, मस्तिष्क और आध्यात्मिक विचार या भावना से है, तो आदर्शात्मक संस्कृति का। तो इसमें भौतिक सत्य की जगह परम सत्य की बात की जाती है। किस संस्कृति में? पूछ ले कि किस संस्कृति में भौतिक सत्य की बजाय परम सत्य की बात की जाती है, तो वो आदर्शात्मक आइडियशनल कल्चर में की जाती है। और इसमें परम सत्य, जिसको मतलब इंग्लिश में एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, परम सत्य इंग्लिश में एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की जाती है। किस संस्कृति में? तो आदर्शात्मक संस्कृति में। इसमें भौतिक सत्य की बात नहीं की जाती, जो भौतिक सत्य होती है उसकी बात ना करके परम सत्य की बात की जाती है। और इसमें भौतिकवादी विचारों की जगह अभौतिकवादी विचारों की अधिक स्वीकारा जाता है। इसमें अभौतिकवादी विचारों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और इसमें ज्ञान, कला, दर्शन, धर्म, साहित्य आदि को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जो भी इसमें होता है, जो ज्ञान होता है, जो कला होता है, दर्शन होता है, धर्म, साहित्य आदि को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है आदर्शात्मक संस्कृति में, आइडियशनल कल्चर में। और इंद्रिय परक संस्कृति किसे कहते हैं? सेंसेट कल्चर किसे कहते हैं? तो इसमें जो है
इसमें इसका इसका इस संबंध ये जो है अनुभवाश्रित सत्य जिसे इम्पेरिकल रियलिटी कहते हैं। सेंसर्ड कल्चर में इम्पेरिकल रियलिटी की वो विशेषता पाई जाती है, इसमें अनुभवाश्रित सत्य की विशेषता इसमें पाई जाती है। और यह संस्कृति वैज्ञानिक विकास की ओर अधिक होती है। कौन सी संस्कृति? तो ये सेंसर्ड कल्चर जो है ये वैज्ञानिक विकास की ओर अधिक होती है और कला, साहित्य, दर्शन की प्रकृति प्रत्यक्षवादी होती है। इसमें लोगों का जीवन यथार्थ एवं भौतिकवादी होता है। इसमें जहाँ अभी हमने देखा आदर्शात्मक संस्कृति में भौतिकवादी की बजाय अभौतिकवादी पाई जाती है विचारधारा, लेकिन इंद्रिय परक संस्कृति सेंसर्ड कल्चर में भौतिकवादी विचारधारा पाई जाती है और इसमें ये इसकी प्रकृति प्रत्यक्षवादी होती है और धर्म, परंपरा, प्रथा इस सब का प्रभाव कम हो जाता है, मतलब इन सब की मान्यता कम हो जाती है इस संस्कृति में। सोरोकिन कहते हैं इस संस्कृति के बारे में कि इस अवस्था में लोगों का जीवन दर्शन मौज मस्ती का होता है। किस संस्कृति में? तो इस सेंसर्ड कल्चर में लोगों का जीवन मौज मस्ती में होता है। कौन कहते हैं? सोरोकिन बताते हैं कि इंद्रिय परक संस्कृति या सेंसर्ड कल्चर में लोगों का जीवन दर्शन मौज मस्ती का होता है और कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल किसने देखा है। स्टेटमेंट भी सोरोकिन देते हैं कि खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल किसने देखा है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि ये लाइन अगर दे दे कि खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल किसने देखा, ये किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? तो इंद्रिय परक संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब बचा आदर्शवादी आइडियलिस्टिक कल्चर। तो इसमें दोनों के तत्व पाए जाते हैं। इसमें जो है ये आदर्शात्मक संस्कृति के भी तत्व पाए जाते हैं और इस सेंसर्ड कल्चर के भी तत्व पाए जाते हैं। यह दोनों संस्कृतियों के बीच की है। यह जो है आइडियलिस्टिक कल्चर जो है ये दोनों संस्कृतियों के बीच की अवस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। दुर्खीम ने बताया कि धर्म का आदि स्वरूप है। धर्म का आदि स्वरूप कौन सा है? टोटम, क्लान, प्रतीक या मूर्ति पूजा। हमारा आंसर होगा टोटम। धर्म का आदि स्वरूप टोटम है। दुर्खीम द्वारा 1912 में द एलिमेंट्री फ्रॉम्स रिलीजियन लाइफ बुक में 1912 में धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की गई दुर्खीम जी द्वारा। और ये धर्म संबंधी सिद्धांत जीववाद और प्रकृतिवाद की आलोचना करते हैं। दुर्खीम जी धर्म संबंधी जो सिद्धांत थे जीववाद और प्रकृतिवाद, तो उसकी आलोचना करते हैं और धर्म के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर जोर देते हैं और कहते हैं कि समाज में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। समाज में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो दो भागों में कौन कौन से हैं? एक पवित्र बताते हैं जिसे सेक्रेट कहते हैं, और दूसरा ये साधारण बताते हैं जिसको प्रोफेन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि धर्म के दो वर्गीकरण सीक्रेट प्रोफेन की बात कौन करते हैं? तो ये इमाइल दुर्खीम करते हैं। तो पवित्र है इसके अंतर्गत, सीक्रेट के अंतर्गत पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को मानते हैं। और विश्वास सामूहिक चेतना और संवेग की व्यवस्था है। विश्वास क्या है? पवित्र जो है उसके अंतर्गत पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को मानते हैं। जो सीक्रेट है पवित्र के अंतर्गत दो चीज़ों को मानते हैं, विश्वास और कर्मकांड को मानते हैं। और विश्वास क्या है? विश्वास किसे कहते हैं? तो विश्वास जो है वो सामूहिक चेतना और संवेग की व्यवस्था है और इन विश्वासों को व्यक्त करने के तरीके ही कर्मकांड हैं। पवित्र के सीक्रेट के अंतर्गत ये दो बातों को बताते हैं। पवित्र वस्तुओं में विश्वास की बात करते हैं और कर्मकांड की बात करते हैं। तो जो हमारा विश्वास होता है वो सामूहिक चेतना और संवेग की व्यवस्था है और इन विश्वासों को व्यक्त करने के जो तरीके होते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, तो उसे हम कर्मकांड कहते हैं। अर्थात कर्मकांड क्रिया है। क्या है कर्मकांड?
कर्मकांड जो है वो क्रिया है। तो जैसे हमारे कोई तीज त्यौहार होते हैं तो ये सब हमारे क्या हैं, विश्वास हैं, हमारी आस्था है कि हमको ये व्रत रहना है, ऐसे रहना है, इसके क्या क्या फल हैं, ये सब क्या हैं, हमारे विश्वास हैं। लेकिन जब हम इन अपने त्योहारों को संपन्न करते हैं, इन अपने विश्वासों को की अभिव्यक्ति करते हैं, कि जैसे धर्म मतलब अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं, तो वो सब क्या हैं, वो सब कर्मकांड हैं। तो जब हम अपने विश्वासों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसको हम कर्मकांड कहते हैं। तो धर्म में 3 बातें सम्मिलित होती हैं। दुर्खिम 3 बातों को धर्म में शामिल करते हैं, विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। तो ये 3 बातें भी धर्म में ये बताते हैं। विश्वास और कर्मकांड सामूहिक चेतना बनाए रखते हैं। जो विश्वास होते हैं और कर्मकांड होते हैं वो सामूहिक चेतना बनाए रखते हैं और समान कर्मकांड करने वाले नैतिक रूप से जुड़कर नैतिक समुदाय बनाए रखते हैं। जैसे कोई पूजा पाठ हम लोग करने जाते हैं इकट्ठा, तो वहाँ जो है वहाँ सामूहिक चेतना ही तो रहती है, सब लोग इकट्ठे जाते हैं पूजा पाठ करने किसी त्यौहार या किसी अवसर पर। तो जो ये सामूहिक चेतना है और समान मतलब एक ही तरीके से लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो समान कर्मकांड करने वाले नैतिक रूप से वहाँ मोरलिटी पाई जाती है, तो नैतिक रूप से जुड़कर एक नैतिक समुदाय बनाते हैं। तो दुर्खिम महोदय ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में विद्यमान टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप माना है। इनका कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है उसमें जो विद्यमान टोटम था तो वही धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप है। तो जिस प्रकार एक धर्म को मानने वाले लोग संयुक्त होते हैं उसी प्रकार एक टोटम को मानने वाले लोग संयुक्त रूप से होते हैं। जिस प्रकार एक धर्म को मानने वाले कई लोग होते हैं और वो इकट्ठे होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो उसी प्रकार एक टोटम को मानने वाले लोग संयुक्त रूप से होते हैं। और यह टोटम मानव में भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, पौधा या निर्जीव वस्तु कोई भी हो सकता है। टोटम जो है मानव, पशु, पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु कुछ भी हो सकता है। तो टोटम के 2 स्वरूप होते हैं, एक जीवंत स्वरूप और दूसरा प्रतीकात्मक स्वरूप। टोटम के 2 स्वरूप होते हैं, जीवंत स्वरूप और प्रतीकात्मक स्वरूप। तो जब टोटम के प्रतीकात्मक स्वरूप को अपने घरों की दीवारों पे, शरीरों पे तथा फोटो के रूप में अपने पास रखते हैं तो टोटम के इस रूप को चुरिंगा कहा जाता है। चुरिंगा पक्षी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चुरिंगा, कि इनका दुर्खिम का टोटम किससे संबंधित है, किस प्रतीक से संबंधित है, तो चुरिंगा से संबंधित है। तो चुरिंगा किसे कहते हैं कि जब ये टोटम का जो प्रतीकात्मक स्वरूप है, टोटम के मैंने 2 स्वरूप बताए, मतलब बताए गए हैं, टोटम के 2 स्वरूप दुर्खिम ने बताए, जीवंत स्वरूप और प्रतीकात्मक स्वरूप। तो जो ये प्रतीकात्मक स्वरूप है, तो जब टोटम के प्रतीकात्मक स्वरूप को लोग अपने घरों की दीवारों पे चिपकाते हैं या शरीरों पर बनाते हैं, छपवाते हैं या फोटो के रूप में अपने साथ रखते हैं, तो टोटम के इस प्रतीकात्मक स्वरूप को चुरिंगा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ कुछ ज़रूरी फैक्ट देख लेते हैं कि टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन पूछा है, बना भी है कि टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जी लैंग एक महोदय हैं, जी लैंग, तो उन्होंने सर्वप्रथम टोटम शब्द का प्रयोग किया था। और एक मैकलिनन हैं, JF मैकलिनन, जॉर्ज फर्ग्यूसन मैकलिनन, तो ये टोटम को आत्महत्या का अवशेष कहते हैं, ये टोटम को आत्महत्या का अवशेष कहते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि टोटम को आत्महत्या का अवशेष कौन कहते हैं, तो मैकलिनन कहते हैं। और एक हाकिन्स महोदय हैं, उन्होंने टोटम की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारणों को माना। उन्होंने टोटम की उत्पत्ति के लिए, क्वेश्चन पूछ ले कि टोटम की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारणों को कौन जिम्मेदार मानते हैं, तो वो हाकिन्स महोदय हैं। और जेम्स फ्रेजर महोदय हैं, वो अरुंटा जनजाति में स्त्रियां के गर्भधारण का जो कारण होता है, अरुंटा जनजाति में जेम्स फ्रेजर महोदय क्या बताते हैं
कि अरुणता जनजाति में जब स्त्रियां गर्भधारण करती हैं तो वो मानती हैं कि ये मेरा गर्भधारण जो है वो टोटम की वजह से हुआ है। तो ऐसा कहना किसका है? जेम्स फ्रेजर का कहना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। हमारा आंसर है इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 27 अप्रैल को 27 अप्रैल 1820 में इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शिक्षक थे, लेकिन इन्हें स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। इनके चाचा ने इन्हें घर पर ही शिक्षा दी थी। स्पेंसर पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा था। हर्बर्ट स्पेंसर पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा था, जिनमें एक एडम स्मिथ महोदय थे। तो उनकी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन का प्रभाव इन पर पड़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर पर। और जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने, हस्तक्षेप की नीति, जिसे लेसेज फेरे पॉलिसी कहते हैं, तो उसका भी प्रभाव इन पर काफ़ी पड़ा था। और ये चार्ल्स डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। चार्ल्स डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से ये काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे। और उनका जो एक प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत दिया था, जिसे सर्वोत्तम की उत्तरजीविता कहा जाता है, तो उससे भी ये हर्बर्ट स्पेंसर काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इसीलिए इन्हें, एक जूलियन हक्सले महोदय हैं, इन्हें उनका डार्विन का बुलडॉग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा है, तो वो जूलियन हक्सले महोदय ने कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। इनमें से कौन सा लक्षण नौकरशाही का नहीं है? जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है? कार्य के वैयक्तिक नियम, पदों का पद सोपान, प्रमोशन के अवसर या वेतन भुगतान। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्य के वैयक्तिक नियम। ये ब्यूरोक्रेसी का लक्षण नहीं है। बाकी पदों का पद सोपान, हायरार्की ऑफ पोजीशन और प्रमोशन के अवसर और वेतन भुगतान, ये सब ब्यूरोक्रेसी की विशेषताएं हैं। कार्य के वैयक्तिक नियम ये नहीं है। तो नौकरशाही की अवधारणा हम देख लेते हैं, किसने दिया था सर्वप्रथम। नौकरशाही किसे कहते हैं? तो नौकरशाही किसी भी संगठन का जरूरी हिस्सा है। कोई भी संगठन होता है तो उसका एक जरूरी हिस्सा नौकरशाही होता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी रूप में नौकरशाही संरचना से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संरचना से, नौकरशाही की संरचना से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नौकरशाही के बारे में विस्तार से बताया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की थी, तो उसमें नौकरशाही के बारे में विस्तार से बताया गया है। और आज की नौकरशाही पूरी तरह से अवैयक्तिक व्यवस्था है। आज की जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वह पूरी तरीके से अवैयक्तिक व्यवस्था। और इसमें ऑप्शन में दिया है कार्य के वैयक्तिक नियम। तो वैयक्तिक नियम नहीं होते हैं, नौकरशाही में अवैयक्तिक व्यवस्था होती है। तो समाजशास्त्र में वेबर ने नौकरशाही पर अपने विचार दिए हैं। समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का नाम हम लोगों ने सुना है। तो उनकी अवधारणा है सभी अवधारणाओं में ये नौकरशाही का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो नियमों पर अत्यधिक नौकरशाही में अलगाव की बात करते हैं। जो वेबर हैं वो नौकरशाही में अलगाव की बात करते हैं, क्योंकि नियमों पर अत्यधिक बल देने के कारण व्यक्ति की सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। वेबर कहते हैं कि नौकरशाही में अत्यधिक नियम होते हैं,
अत्यधिक नियमों पर बल देने की वजह से कोई किसी का व्यक्तिगत महत्व तो नहीं रह जाता है। व्यक्ति की सृजनशीलता यानी एक व्यक्ति की क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है, जिससे नौकरशाही में व्यक्तिगत विशेषता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति का कोई विशेष स्थान नौकरशाही में नहीं होता है। और मर्टन महोदय हैं, वो नौकरशाही के बारे में बताते हैं। मर्टन ने भी नौकरशाही के बारे में बोला है, तो यहाँ जान लेना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग वेबर को ही जानते हैं ज़्यादातर। तो ये नौकरशाही के बारे में बताते हैं कि क्षमतापूर्वक निष्पादन में व्यवधान माना। मर्टन ने नौकरशाही को क्षमतापूर्वक निष्पादन में व्यवधान माना है। कहते हैं कि अत्यधिक नियमों की वजह से व्यक्ति की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। उस व्यक्ति की क्षमता जितनी होती है वो सही रूप से अपने क्षमता का निष्पादन नहीं कर पाता है। और मर्टन नौकरशाही को कर्मकांडीय कहते हैं। नौकरशाही को रिचुअलिज्म कहते हैं। नौकरशाही को कर्मकांडीय कहते हैं, जो नियमों के अनुपालन को लक्ष्य मान लेते हैं। जो नौकरशाही में नियम होते हैं तो उनका पालन करना वो अपना गोल मान लेते हैं, जिससे सामूहिक लक्ष्य पीछे छूट जाता है। ये जो नौकरशाही को ये रिचुअलिज्म से जोड़ते हैं मर्टन, और कहते हैं कि नियमों के कारण व्यक्ति का जो लक्ष्य हो उसको नियमों को अपना लक्ष्य मान लेते हैं, जिससे सामूहिक लक्ष्य पीछे छूट जाता है। और वेबर जो हैं, ये वेबर तार्किक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं नौकरशाही को। वेबर तार्किक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं और मर्टन जो है ये कर्मकांडीय से जोड़ते हैं, रिचुअलिज्म से जोड़ते हैं। और एल्विन गोल्डनर महोदय हैं, वो नौकरशाह बनाने की डिग्री बताते हैं। ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेता है कि नौकरशाह बनाने की डिग्री किसका स्टेटमेंट है, तो वो गोल्डनर महोदय का है। और पीटर प्लाऊ एक हैं, वो नौकरशाही के औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचना की बात करते हैं। पीटर प्लाऊ नौकरशाही के औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचना की बात करते हैं। और क्वेश्चन पूछ ले कि ब्यूरोक्रेसी का सर्वप्रथम यानी नौकरशाही का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? सर्वप्रथम उल्लेख नौकरशाही का, तो वो डी गोर्ने महोदय हैं। एक डी गोर्ने महोदय हैं, उन्होंने नौकरशाही का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। और ब्यूरोक्रेसी क्या है? तो ये जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो प्लस क्रेसी से मिलकर बना है। ब्यूरो का तात्पर्य कार्यालय होता है और क्रेसी का तात्पर्य तंत्र या शासन होता है, अर्थात कार्यालय का तंत्र या शासन। तो किसी भी प्रतिष्ठान की जब कोई कार्यालय चलाता है, किसी भी प्रतिष्ठान या संस्था हो, जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसी व्यवस्था को हम नौकरशाही कहते हैं। नौकरशाही किसे कहते हैं कि किसी भी प्रतिष्ठान की जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसी व्यवस्था को हम नौकरशाही कहते हैं। तो नौकरशाही की कई विशेषताएं पाई गई हैं, बताई गई हैं। तो हम वहाँ इन विशेषताओं को देख लेते हैं ताकि अगला जब क्वेश्चन बने कभी फिर तो उसमें से इन विशेषताओं, यहाँ तो इतनी विशेषताएं दी गई, पूछ लिया गया कौन सा नहीं है। भाई दबे एक दो और बढ़ा के दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि उसमें कौन से नहीं है। तो हम नौकरशाही की सारी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है। स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है। निश्चित कार्य विधियाँ पाई जाती हैं। निश्चित कार्य क्षेत्र पाए जाते हैं। पद सोपान पद्धति पाई जाती है। पद के लिए अहर्ताएँ या योग्यताएं पाई जाती हैं। पृथक वर्ग अहम भाव या लाल फीताशाही भी इसे कहा जाता है। पृथक वर्ग पाए जाते हैं या लाल फीताशाही की भी व्यवस्था पाई जाती है। कठोर एवं व्यवस्थित अनुशासन या नियंत्रण पाया जाता है ब्यूरोक्रेसी में। वेतन एवं पेंशन अधिकार होता है, जैसे यहाँ वेतन भुगतान दिया गया है तो वेतन एवं पेंशन का अधिकार भी ब्यूरोक्रेसी में पाया जाता है। और इसमें अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। यहाँ वैयक्तिक नियम दिया गया है और लेकिन इसकी विशेषताओं में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। और आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें विशेषज्ञता पाई जाती है, स्पेशलिस्टी पाई जाती है। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं ये नौकरशाही की हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था या सभी सही हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। राष्ट्रीय प्रतीक भी सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, शिक्षण व्यवस्था और लीगल सिस्टम जो है वो सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। आश्रमों की किस अवस्था में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जाते हैं? जो वर्ण सिस्टम है आश्रमों की किस अवस्था में, तो जो सिस्टम है वर्ण सिस्टम है तो उसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो वो कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी जो ये चारों पुरुषार्थ बताए गए हैं हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति व्यक्ति किस आश्रम में प्राप्त करता है? तो उसे वह गृहस्थ आश्रम में रहकर प्राप्त करता है। आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है। आश्रम शब्द जो है वो किस धातु से बना है? तो श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ परिश्रम या उद्योग करने से लगाया जाता है। परिश्रम करना या उद्योग करने से। इस प्रकार आश्रम शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं। तो पहला है वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है। और दूसरा है प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया, प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया। तो ये दो अर्थ आश्रम के बताए गए हैं। और महाभारत के अनुसार जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व विकास के 4 सोपान हैं। जो ये 4 आश्रम व्यक्ति के बताए गए हैं, जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, वो व्यक्तित्व विकास के 4 सोपान हैं, जिन पर चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। महाभारत के अनुसार बताया गया कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्ति विकास के 4 सोपान हैं, जिन पर चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिन पर क्रम से चढ़ता है। मतलब ये नहीं है कि पहले इसमें चले गए गृहस्थ में, ब्रह्मचर्य में, नहीं, क्रम से चढ़ते हुए। जीवन के 4 आश्रम व्यक्ति के विकास के 4 सोपान हैं, जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। आश्रम अवस्था आयु तथा कर्म के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक जीवन के उत्थान का वह प्रयास है जिसमें अहम से मैं से हम से सब और अंत में केवल ब्रह्म के सत्य की धारणा प्रस्तुत की जाती है। आश्रम व्यवस्था जो ये है, आश्रम व्यवस्था ये आयु तथा कर्म के आधार पर डिवाइड की गई है, आयु तथा कर्म के आधार पर ये बांटी गई है। आश्रम व्यवस्था जो है ये आयु तथा कर्म के आधार पर बांटी गई है। तो जिसके आधार पर व्यक्ति के सामाजिक जीवन के उत्थान का वह प्रयास है, व्यक्ति के सामाजिक जीवन के उत्थान का वह प्रयास है जिसमें अहम से मैं, जब व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति होता है वह अहम से मैं हो जाता है, मैं से हम हो जाता है और हम से सब हो जाता है, और अंत में केवल ब्रह्म के सत्य की धारणा प्रस्तुत की जाती है। तो ये आश्रम के लक्षण हैं। और हिंदू मनीषियों ने व्यक्ति की आयु, जो हिंदू मनीषी थे उन्होंने व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष माना है, व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष माना है। और 100 वर्षों को ये डिवाइड करके 4 आश्रमों में बांटते हैं। 25-25 वर्ष के आधार पर इन 100 वर्षों को 4 आश्रमों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को आश्रम का नाम दिया गया। जब चार भागों में बांटा गया है 25-25 वर्षों के आधार पर, तो उन्हीं 4 भागों को इन 4 आश्रमों का नाम दिया गया है। तो पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में हम जान लेते हैं कि पहला ब्रह्मचर्य है। तो इसमें व्यक्ति जनेऊ धारण करके अर्थात उपनयन संस्कार के बाद
उपनयन संस्कार हम किसे कहते हैं? तो जनेऊ जो धारण करता है व्यक्ति, उसे ही हम उपनयन संस्कार कहते हैं, या उसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, लेकिन उपनयन संस्कार के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो उपनयन संस्कार के बाद जो है वह प्रवेश करता है किसमें? ब्रह्मचर्य आश्रम में। जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो जाता है तब वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहता है। तो ये उपनयन संस्कार जो होता है इसके अलग अलग वर्गों के अलग अलग आयु निर्धारित किए गए हैं कि किस वर्ग के बच्चे का किस वर्ष में उपनयन संस्कार होगा। तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष बताया गया है कि बच्चा जब 8 वर्ष का हो जाए, ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष का हो जाए तब उसका उपनयन संस्कार किया जाएगा। और क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष की आयु बताया गया है और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की आयु बताया गया है कि उपनयन संस्कार होगा। तो उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरु के आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन करता है। गुरु के पास चला जाता है और वहाँ रहकर वह वेदों का अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु जी की सेवा सत्कार करता है एवं ऋषि ऋण से छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। ऋषि ऋण, क्योंकि हिंदू धर्म में 5 ऋणों की बात की जाती है, जिसमें पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सब कई ऋणों की बात की गई है। तो जब बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है तो वह ऋषि ऋण से उत्तीर्ण होने या छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। इस आश्रम में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि किस आश्रम में व्यक्ति का या बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। अब दूसरा नंबर है गृहस्थ आश्रम का। तो गृहस्थ आश्रम में यह 25 से 50 वर्ष की आयु से शुरू होता है, 25 से 50 वर्ष की आयु में। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति व्यक्ति इसी गृहस्थ आश्रम में करता है। इसी गृहस्थ आश्रम में जो क्वेश्चन पूछा है कि धर्म का, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति व्यक्ति किस आश्रम में करता है? तो इसी गृहस्थ आश्रम में करता है। और एक मनु महोदय हैं जिन्हें मनु महोदय ये एक मतलब वो देते हैं, अपना परिभाषा देते हैं कि जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जीते हैं, जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं और यह आश्रम ही पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल है। ये गृहस्थ आश्रम जो है, ये जितने भी ये चारों पुरुषार्थ जो हैं उनके पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल ये गृहस्थ आश्रम है। और वानप्रस्थ आश्रम किसे कहते हैं? तो ये 50 से 75 वर्ष तक की होती है, 50 से 75 वर्ष तक की होती है। एक वानप्रस्थी को सरल, त्यागमय एवं सेवा में पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब व्यक्ति वानप्रस्थ में चला जाता है तो उसे त्यागमय जीवन या सेवामय या प्रवृत्ति जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह अपनी पत्नी सहित, मतलब चाहे पत्नी सहित जाए या अकेले जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहे, वह विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे। इस आश्रम में व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास व समाज कल्याण साथ साथ हो जाते हैं। इस आश्रम में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही होता है, उसमें समाज कल्याण दोनों साथ साथ हो जाते हैं। और संन्यास आश्रम ये 75 से 100 साल तक चलता है, संन्यास आश्रम। इसमें सामाजिक व सांसारिक बंधनों से पूर्णतः अलग हो जाता है। जो व्यक्ति होता है वह सांसारिक व सामाजिक बंधनों से एकदम अलग हो जाता है एवं पारलौकिक जीवन में प्रवेश कर जाता है और निष्काम भाव से सभी प्राणियों की सेवा करता है और व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना होता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य जो होता है वह मोक्ष प्राप्ति होता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए वह कठोर तप, साधन, संयम और योग की आवश्यकता होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कठोर संयम जरूरी होता है, योग जरूरी होता है, इन सबसे वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। आधुनिक भारत में सिंडिकेट हिंदुइज्म की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? योगेंद्र सिंह, रोमिला थापर, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रोमिला थापर। क्वेश्चन नंबर 140। उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार था। उत्तर वैदिक काल में
भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो जन्ममूलक गुण, कर्म, धर्मगत पहचान या परंपरागत निर्धारण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुण और कर्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दिया करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।